चलिए क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आप लोगों के साथ में एक शीट शेयर की है। मैंने उसमें आपके साथ में इनकम टैक्स के कुछ रेट शेयर किए हैं। बेटा हमारे पास अमेंडमेंट आया था वो 23/7/2024 को, जिसमें आपके पास कैपिटल गेन के रेट जो है वो चेंज हुए थे। ठीक है, जिसमें जो हमारे पास में पहले रेट्स चल रहे थे बिफोर 23/7/2024 वो अलग थे, और अभी हमारे पास थोड़ा सा चेंज है। जैसे मैंने पिछली बार क्लास में जो करवाया था कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको 1 लाख तक के प्रॉफिट पे एग्जेम्पशन है, और उसके बाद आपके ऊपर 10% का टैक्स लगेगा। लेकिन अमेंडमेंट होने के बाद में 1,25,000 तक के प्रॉफिट पर आपको एग्जेम्पशन है। 1,25,000 तक आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद आपके ऊपर लगेगा 12.5% के हिसाब से, 12.5% के हिसाब से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी हमारे पास चेंज है। पहले 20% था, ठीक है, अभी हमारे पास में कितना है? अभी हमारे पास हो गया है वही 12.5%। ठीक है, और पहले हमारे पास जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो हमारे पास 20% था, और अब हो गया है 15%। उसमें इंडेक्सेशन का भी एक फ्लॉ है कि भाई जो उन्होंने 12.5% भी किया है वो इंडेक्सेशन के साथ में किया है। पहले उन्होंने हटा दिया था, फिर दोबारा से उसमें इंसर्ट कर दिया। हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो जनरल रेट्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, ठीक है, वो हर बार हमारे पास जो फाइनेंस बिल आता है हर साल, निर्मला सीतारमण हमको पढ़ के सुनाती है, उसमें हमारे पास में जो फाइनेंस एक्ट के रेट्स एप्लीकेबल होते हैं, बेटा वो स्लैब रेट के रेट्स एप्लीकेबल होते हैं। जैसे 2,50,000 तक आपके पास कोई टैक्स नहीं है, और न्यू रिजीम है, क्योंकि हमारे पास इनकम टैक्स में 2 रिजीम है। ओल्ड रिजीम के हिसाब से हमारे पास 2,50,000 तक हमारे पास कोई टैक्स नहीं है, और न्यू रिजीम के हिसाब से हमारे पास क्या है, जो हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 24-25 है उसके ऊपर हमारे पास जो न्यू रिजीम में टैक्स रेट एप्लीकेबल है उसमें 3 लाख तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। पिछली बार हमने स्लैब रेट्स को किया था, साथ में हमने सरचार्ज भी देखा था, और सरचार्ज के ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया था। मेरे पास एक मिनट, पिछली क्लास की मैं कॉपी निकालती हूँ। तो हाँ, मेरे हिसाब से आप सब लोगों ने स्लैब रेट तक तो किया हुआ है। किसी को इसमें डाउट है या फिर हम उसके आगे कंटिन्यू करें? आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं एक स्लाइड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं ऑलरेडी आप सब लोगों को दिया हुआ है, लेकिन मैं एक बार आपको 2 मिनट्स का क्या कर देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ कि बच्चे आपको जो रेट्स है वो तो अपडेटेड रहने चाहिए, दिमाग में हमेशा चलते रहने चाहिए। तो बेटा ये हम आपके सामने जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ओल्ड स्लैब रेट है। ओल्ड स्लैब रेट जो मतलब ओल्ड रिजीम के हिसाब से स्लैब रेट है। हमारे पास में 2 टैक्स रिजीम अभी अवेलेबल है जिसके हिसाब से आप टैक्स पे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा ऑप्शन नहीं होता है, वो असेसी का होता है, वो पर्सन का ऑप्शन है कि वो किस रिजीम के हिसाब से टैक्स पे करना चाहता है। अभी हमारे सामने जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बेटा, वो हमारा ओल्ड रिजीम अवेलेबल है। ओल्ड रिजीम के हिसाब से आप अगर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, ओपी, पीओआई, तो आपके ऊपर क्या टैक्स स्लैब लगेगा वहां से हम देख रहे हैं। ये भाई इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, पीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर टैक्स स्लैब है कि आपको नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 2,50,000 तक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, जहां पर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 से 5 लाख तक आपके पास है 5%। इसको आप ऐसे याद रख लें कि अगर आप जैसे मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो 7 लाख है, तो 5 लाख तक 2.5 से 5 पे आपको 5% मतलब 12,500 भरना है। उसके ऊपर 5 लाख टू 10 लाख पर आपको भरना है 20%। तो अगर आपकी 7 लाख इनकम है तो आपका 12,500 तो फिक्स हो गया अप टू 5 लाख। उसके ऊपर आपके पास जो 2 लाख बचा है उस पर आपको 20% पे करना है। ठीक है, तो हम ऐसे क्या कर देंगे, इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। जो भी आपका टैक्स बनेगा, जैसे अबाउट 10 लाख आपको देना है 30%। हमारे पास यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स भी दिए हुए हैं, जो भी सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है उन लोगों को, लेकिन उन्हीं लोगों को ये बेनिफिट है जो हमारे पास में रेसिडेंट है। ठीक है, मतलब जो कि हमारे पास में इंडिया में रिसाइड करते हैं, जिन्होंने पिछले साल करंट ईयर में इंडिया में ही एग्जिस्ट करते हैं 182 ओके। चलिए, तो आपको अगर आपने इंडिया में 182 डेज से ऊपर रिसाइड किया है, इंडिया में रह रहे हैं आप, तो आपको ये बेनिफिट्स अवेलेबल है। अगर आप 60 साल से या उससे ज्यादा हैं तो आपके ऊपर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 5 आपको 5%, 5 लाख से 10 लाख आपके ऊपर 20%, और 10 लाख से ऊपर आपके ऊपर 30% का स्लैब रेट एप्लीकेबल है। सुपर सीनियर सिटीजन मतलब अगर आप 80 इयर्स या उससे ज्यादा के हैं तो आपको 5 लाख तक कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। ये हम नेट टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं। ओल्ड रिजीम में ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट टैक्सेबल इनकम।
पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, दोबारा से मैं बता रही हूँ कि नेट टैक्सेबल इनकम क्या होती है। बेटा जो भी आपने ग्रॉस कमाया है, मतलब आपने पूरे साल में जो भी कमाया है, उसमें अब हमको डिडक्शन मिलने के बाद जो इनकम होती है, डिडक्शन क्या होते हैं मैम? डिडक्शन जैसे आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं या आपने कुछ पर्टिकुलर इनकम्स आपको मिली हुई है। एग्जाम्पल के लिए मैं 2-4 लाइनों में बता देती हूँ कि जैसे आपने मान लीजिए कोई LIC ले रखी है, या आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा हुआ है, या फिर आपने अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, आपका एम्प्लॉयर आपके लिए पेंशन प्लान में कुछ डिपॉजिट कर रहा है, इन सब के लिए आपको डिडक्शंस मिलती हैं। डिडक्शंस चैप्टर 6 से में ये हमारे पास ओल्ड रिजीम में अवेलेबल है, इनके बारे में हम कैलकुलेशन आगे सीखेंगे। अभी हम सिर्फ स्लैब रेट पर फोकस कर रहे हैं, और मैंने आपको डिडक्शन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसीलिए बताया क्योंकि हमको नेट टैक्सेबल इनकम को जानना जरूरी है। आपने जो भी साल में कमाया है, आपको पता होगा नॉर्मल से मार्केट में एक कल्चर है कि जैसे ही फरवरी मार्च पास में होता है, जैसे हमारी फरवरी निकल गई है, हमारे पास मार्च अभी चल रहा है, आज 4 मार्च है, तो आपने मार्केट में ये चीजें सुनी होगी कि आप एक काम कीजिए, आपको वही टैक्स में डिडक्शन चाहिए है, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए, वहां इन्वेस्ट कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो एनुअल आपकी इनकम होगी उसमें नेट टैक्सेबल इनकम, जो भी इनकम जिसमें टैक्स लगना है वो कम हो जाएगी। अगर आप 12 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपका क्या होगा, आप 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट्स कर देंगे, पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स जिनकी लिस्ट हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, आगे की क्लासेस में बात करेंगे। तो आपका क्या होगा, आपकी जो 12 लाख की इनकम है वो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 10 लाख हो जाएगी, 2 लाख पर हमको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो हम डिडक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। ये स्लैब रेट जो एप्लीकेबल है, ये नेट टैक्सेबल इनकम पर एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हमने सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में बात कर ली कि 80 ईयर्स या उससे ज्यादा है आप, तो आपके पास स्लैब रेट है 5 लाख टू 10 लाख 20%, अब 10 लाख इट्स 30%। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सरचार्ज पे। सरचार्ज के लिए भी हम पिछली क्लास में कर चुके हैं कि आपको 50 लाख तक कोई सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज होता है हमारे पास बेटा टैक्स के ऊपर जो अलग से आपको चार्जेस देने होते हैं, या ये कह लीजिए कि आपके ऊपर टैक्स के ऊपर एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है, उसे सरचार्ज कहते हैं। क्योंकि आप एक कैटेगरी में आ जाते हैं इंडिया में, आप कैटेगरी रिच कैटेगरी में आते हैं 50 लाख से ऊपर। अगर 50 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा, जो आपने ऊपर स्लैब रेट देखा उसके बाद भी आपको एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर आपकी इनकम जो है वो अप टू 50 लाख तक है, आप गरीब हैं, आप मत दीजिए सरचार्ज। 50 लाख से 1 करोड़ तक आपके ऊपर 10%, 1 CR से 2 CR तक आपके ऊपर लगता है 15%। और अगर आपकी कोई मान लीजिए ओकेशनल इनकम होती है या स्पेशल इनकम होती है, स्पेशल इनकम कौन सी? जैसे आपको कोई डिविडेंड मिलता है स्टॉक मार्केट में, या फिर आप अपने शेयर्स वगैरह बेचते हैं, या आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, आपको कैपिटल गेन की इनकम होती है, उस केसेस में क्या होता है आपके ऊपर सरचार्ज मैक्सिमम जो लगता है वो 15% लगता है। आगे की जब हम कैलकुलेशन देखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम देखेंगे, जब हम किसी असेसी की कंप्यूटेशन बनाएंगे तब आप इस चीज को विटनेस कर पाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए सिर्फ इतना ही हमने पिछली क्लास में कवर किया था कि भाई आपके पास में जो सरचार्ज है वो 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आपकी इनकम होती है, तो आपके पास सरचार्ज है 25%, और मोर देन 5 CR तो आप अल्ट्रा रिच हैं और आप भरिए 37 का सरचार्ज। ठीक है, जो भी आपका टैक्स और सरचार्ज आएगा दोनों को मिला के आपको टोटल करके उस पर 4% हमेशा आपको करना पड़ता है, सेस पे करना पड़ता है। पिछली क्लास में ये कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है, कि भाई एडिशनल आपको 4% तो पे करना ही है, इसको हम बोलते हैं हायर एजुकेशन सेस। हेलो हाँ जी मैम, किसी को मैम 20,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है, तो मैम उस पर कितना इनकम टैक्स है वो डिडक्ट करेंगे अपन? 20,000 उसको इनकम मतलब सैलरी मिल रही है। हाँ, 20,000 उसकी सैलरी है, तो साल की सैलरी कितनी हो गई उसकी? 2,40,000। यस मैम। तो 2,40,000 तक तो आपको टैक्स ही नहीं पे करना है ना, 2.5 लाख तक आपको टैक्स ही लगता है अच्छा है ना। लेकिन कुछ कंपनीज क्या करती है, TDS डिडक्ट कर लेती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो मैम जैसे कि मैं पेरोल बनाऊंगा तो मैम सैलरी हमारे यहाँ पे लेबर की मैं बनाता हूँ, तो लेबर का सैलरी कम रहता है। ठीक है, तो मैम उसके अकॉर्डिंग कैसे क्या मैं वो उनका इनकम टैक्स काटूंगा? बेटा आपको इनकम टैक्स तब तक नहीं काटना है जब तक आप इनकम टैक्स नहीं, आप उनका टैक्स डिडक्ट करेंगे उस केस में जब आपकी उसकी जो पर्टिकुलर असेसी है उसकी इनकम 2,50,000 से ऊपर होती है या 3 लाख से ऊपर होती है। अगर वो न्यू रिजीम में जाना चाहता है तो ये असेसी का ऑप्शन है। अगर आप उसको मान लीजिए 50,000 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं तो आप उसका टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे, अगर वो सैलरी का केस है तो। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवा रहे हैं,
अगर आप कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल फीस पेमेंट कर रहे हैं, वहां पे टीडीएस की बारी आएगी, वो हम अपनी आगे की क्लासेस में कवर करेंगे, जहां तो पर हाँ जी मैम जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी कुछ लोगों का पेमेंट सैलरी है ना ज्यादा रहता है। हाँ, तो जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बारी आएगी तब आपको 1% 2% ऐसा केस में इंडिविजुअल के केस में अलग होता है, कंपनी के केस में अलग होता है, तो वहां पर टीडीएस डिडक्ट होता है, वो अलग चीज है। ये हो रही है हम पर्टिकुलर ग्रॉस टोटल इनकम के बाद डिडक्शन लगने के बाद हमारे पास जो नेट टैक्सेबल इनकम होती है उसकी बात कर रहे हैं। जो आप पेमेंट्स की बात कर रहे हो वो एक्सपेंसेस हैं, उन पर नेक्सस रखने के लिए गवर्नमेंट बोलती है कि आप टीडीएस डिडक्ट कीजिए, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वो जिस टाइप की उनकी इनकम होती है या जिस टाइप की आप पेमेंट कर रहे होते हैं, वहां पर एक थ्रेशोल्ड लिमिट लगाई गई है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में 30,000 से ऊपर की आप पेमेंट करते हैं तो आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना है, जिसका वो बाद में रिफंड भी ले सकते हैं या फिर अपनी टैक्स पेमेंट में एडजस्ट भी कर सकते हैं। वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके मैम। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया सरचार्ज हम कब लगाते हैं और कब कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया 50 लाख तक हमारे पास कोई सरचार्ज नहीं है, उसके बाद हमारे पास सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी ये चार्ट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर जब हमारी आगे की जब हमारे आईटीआर भरे जाएंगे तो आईटीआर 1 और 2 में हम सैलरी को देखेंगे। आईटीआर 1 जो होता है सहज आईटीआर है, नॉमिनल सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है उसमें। आईटीआर 2 जब आपकी सैलरी की इनकम जो है वो 50 लाख पर एनम से ज्यादा की होगी तब आप आईटीआर 2 भरेंगे। सैलरी इनकम के केस में जब आपकी सैलरी जो है सैलरी से इनकम जो आपकी 50 लाख से ज्यादा होती है तो। उसके बाद आईटीआर 3 आप पीजीपीपी में भरेंगे। आईटीआर 4 आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेसिस पे भरेंगे। अगर आप क्या करते हैं, आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ या 3 करोड़ तक होता है और आप उस पे प्रिजम्पटिव बेसिस पर 6% या आप 8% प्रॉफिट पे टैक्स पे करना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद हम आईटीआर 5 देखेंगे जहां पर हम पार्टनरशिप और एलएलपी की केसेस देखेंगे। फिर आईटीआर 6 में हम 3सीबी 3सीडी को देखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ स्लैब रेट देख लिया, अब हम देख रहे हैं कंप्यूटेशन पर हम आ जाते हैं। इतना हम पिछली क्लास में भी कर चुके थे लेकिन अब हम नॉर्मल रिदम पे आ गए हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है फिर मैं आगे क्लास स्टार्ट करती हूँ और मुझे लगता है कि अब आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। मैंने आप लोगों के साथ में एक स्लाइड शेयर की थी जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो चेंजेस आए हैं डेट के हिसाब से उसकी डिटेल दी हुई है, ठीक है, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। रादर हम जब क्लास में करेंगे कैपिटल गेन तब तो मैं आपको बताऊंगी। पिछली क्लास में रिबेट पे क्लास खत्म कर दी थी, हम रिबेट से ही स्टार्ट करते हैं। ये छोटी सी चीज और देख लेते हैं कि हमारे पास जो न्यू रेजिम है 115 बीएसी उसके हिसाब से टैक्स रेट्स क्या है। मैं जस्ट आफ्टर क्लास आप लोगों के साथ में ये स्लाइड शेयर कर दूंगी। आप लोग ऐसा अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेटा ये न्यू रेजिम ऑफ टैक्स है, ये अब आपके लिए डिफॉल्ट रेजिम ऑफ टैक्स है। ये क्या है भाई, पहले मैंने आपको बताया कि बेटा आपके ऊपर 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, आपकी नेट टैक्सेबल इनकम पे। लेकिन न्यू रेजिम के हिसाब से जब आप अपने आईटीआर भरेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके लिए वो ये टैक्स रेट्स एप्लीकेबल करेगा। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इनकम टैक्स पोर्टल का, वो आपके ऊपर ये 115 बीएसी के हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि अप टू 3 लाख तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख टू 7 लाख 5%, 7 टू 10% ये हमारे पास में टैक्स रेट्स एप्लीकेबल, ठीक है। तो 10 टू 12 15%, 12 टू 15 20% और 15 लाख के ऊपर आता है अपने पास 30%। यहाँ पर स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम जो हमारी स्टॉक मार्केट की या कैपिटल गेन की इनकम है, जैसे स्पेशल रेट वहां पर एप्लीकेबल है वैसे ही यहाँ पर एप्लीकेबल है, कुछ भी फर्क नहीं है। सिर्फ क्या है, टैक्स रेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैम आप मुझे बताएंगे कि कौन सा टैक्स रेजिम जो है वो हमारे लिए अच्छी है। बेटा डिपेंड करता है कि आपके कितने डिडक्शंस है, डिपेंड करता है कि आपने कैसे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रखे हैं और आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि न्यू रेजिम जो है उसमें कई सारे डिडक्शंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, हमको कंपेयर करना होगा दोनों रेजिम के हिसाब से। जिसमें आपका कम टैक्स पेमेंट बन रहा होगा हम उस हिसाब से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के लिए कॉम्पुटेशन प्रिपेयर करेंगे। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट जो हमारे लिए कैलकुलेट की जाएगी, चाहे इसमें कैलकुलेट की जाएगी चाहे हम खुद से कैलकुलेट करेंगे, वो यही रेजिम ओके। तो हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट हमारे ऊपर ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है ये रेजिम एप्लीकेबल है।
तो मैम आपने ये पहले क्यों नहीं बताई? बेटा इसलिए नहीं बताई क्योंकि जब हमारे पास ये टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होंगे ना तो हमको बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं, बहुत सारे हमसे हमारे बेनिफिट्स छीन लिए जाएंगे, तब जाके हमको ये टैक्स रेट्स एप्लीकेबल करने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं जो LIC वगैरह के आपको एग्जम्पशंस मिलते थे, पहले डिडक्शंस मिल जाते थे कि हाँ ठीक है 1,50,000 तक आप प्रीमियम वगैरह पेमेंट कर देंगे, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, स्टैंप ड्यूटी वगैरह पे की हुई है तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती थी। न्यू रिजीम में जो आपके सामने ये टैक्स रेट्स एप्लीकेबल हैं, इनमें ये बेनिफिट नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पर आपके पास में डिडक्शंस गिनती की होंगी और उसमें क्या होगा कि आपको ये लिस्ट सीखनी पड़ेगी कि हमारे पास में हमारे कौन कौन से बेनिफिट छिनने के बाद में हमको ये टैक्स रेट्स एप्लीकेबल करने को मिलेंगे। तो हमारी जैसे जैसे हमारी ITR बढ़ती जाएगी हम वो सारी चीजें को सीखते जाएंगे। अब मैं चलती हूँ आपके पास में अपने आगे रिबेट पर, जो मैं आपको बता रही थी। बेटा आप लोगों ने सुना होगा अक्सर इनकम टैक्स ऑफिसेस में या इनकम टैक्स के लिए जब ITR वगैरह फाइल कराने जाते हैं CS के ऑफिसेस में, आपने सुना होगा यानी 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगता। सुना होगा आपने, सुना है? जिसको अब बढ़ाकर मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर एक हुआ था कि भाई निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया है कि अपने को 12 लाख तक टैक्स पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? उसका रीजन है कि उन्होंने हमको रिबेट के बेनिफिट दिए हैं। वो रिबेट क्या होता है तो हम उसके बारे में अभी सीखने वाले हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी आप लोग देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पे ये हमारे पास दिख रहा है कि रिबेट है PD7A की, जो ये कहती है कि अगर आपकी टोटल इनकम जो है, अगर आपकी टोटल इनकम किसकी, रेसिडेंट इंडिविजुअल की, मतलब जो इंडिया में रहता है उन लोगों की रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से इसको देखना पड़ता है। अगर आप रेसिडेंट हैं तभी आपके लिए ये बेनिफिट अवेलेबल है। और आपकी इनकम जो है वो आपकी अप टू 5 लाख तक है। ये हम ओल्ड रिजीम के लिए देख रहे हैं, फिर न्यू रिजीम पे मैं आती हूँ, ठीक है। ओल्ड के लिए तो क्या होगा, जो भी आपका टैक्स पेमेंट बन रहा है, मान लीजिए आपकी जो टोटल इनकम है वो है 4.5 लाख रुपए पर एनम नेट टैक्सेबल इनकम, तो आपके ऊपर में टैक्स कितना बनेगा, जरा कोई कैलकुलेट करके बताएगा मुझे। 2,50,000 तक आपके पास कोई टैक्स नहीं है। 4,50,000 माइनस 2,50,000 आपके पास टैक्स क्या बनता है, 5% लगाएंगे आप लोग 2 लाख पर, तो हमारा बनेगा 10,000 रुपीज। तो जो भी आपका टैक्स पेबल बन रहा है, अगर वो टैक्स पेबल 12,000 से कम, 12,500 से कम है तो वो आपको माफ कर दिया जाएगा, या मैक्सिमम आपको 12,500 तक माफ कर दिया जाएगा इनकम टैक्स पेबल, अगर आपकी टोटल इनकम कितनी तक होगी, अप टू 5 लाख तक होती है तो, ठीक है। इसमें हमको बेनिफिट क्या दिए गए हैं कि भाई ये आपको एजुकेशन सेस नहीं जोड़ना है, पहले हायर एजुकेशन सेस जिसकी मैंने 4% की बात की थी, इसी को निर्मला सीतारमण जी ने किया है कि यहाँ पर बेटा जो रिबेट है ना, इसका अमाउंट उन्होंने बढ़ा दिया है। रिबेट बाद में विड्रॉ भी की जा सकती है। उन्होंने ऐसा नहीं किया है कि लॉ में कुछ चेंजेस कर दिए हैं, नहीं, उन्होंने सिर्फ रिबेट में चेंजेस कर दिए हैं। रिबेट न्यू रिजीम की हमारे पास ये 12,500 जो यहाँ पे दे रखी है, न्यू रिजीम में 25,000 है, उस पर भी हम चले जाएंगे। बस अभी आप इतना देखिए कि ओल्ड रिजीम में हमारे पास ये है, जो जहां पर हमारे पास स्लैब रेट 2,50,000 का है, वहां पर रिबेट जो है हमारे पास 12,500 की है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो बेटा, इसका मतलब ये होता है कि 5 लाख तक तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है, लेकिन जिस दिन भी आपकी इनकम 5,05,000 भी होगी ना, 5 लाख भी 5,000 होगी, तो आपको 12,500 तो ये हो ही गए, और 5,000 का 20% कितना हुआ आपका? 5,000 का 20% कोई बताएगा? 1,000। तो आपका टैक्स कितना बनेगा? 13,500 प्लस 4% हायर एजुकेशन सेस, 14,040। ये आपका टैक्स पेमेंट बन जाएगा, टैक्स पेबल बन जाएगा। तो हमको रिबेट का बेनिफिट तब तक है जब तक आपकी इनकम जो है वो 5 लाख को टच नहीं कर रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यू रिजीम की, जो हमारे पास रिबेट अवेलेबल है उसके केस में। हाँ जी बेटा, तो हमारे पास न्यू रिजीम में टैक्स की अवेलेबल है, उसमें क्या होता है, हमारे पास 3 लाख तक हमको कोई टैक्स नहीं पे करना होता। 3 लाख के बाद हमको 3 से 7 तक हमको 5% पे करना होता है। तो क्या होता है कि मैंने बोला कि आपको जो भी मैंने स्लैब रेट आपके साथ शेयर किया था, उसमें क्या था, मैंने आपको बताया कि भाई आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना है, 3 से 7 लाख तक आपके पास 5% है, 7 से 10 लाख तक आपके पास 10% है, 10 से 12 लाख आपके पास 15% है, 12 से 15 20% है, और 15 से ऊपर 30% है।
इस केस में अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट करते हैं तो वहां पर आपको एक रिबेट अवेलेबल है। वो रिबेट ये कहती है कि भाई आपको अगर आपकी इनकम जो है अप टू 7 लाख तक है, अप टू 7 लाख तक है, तो आपको क्या करना होगा, आपका जो भी टैक्स पेबल होगा वो अप टू कहां तक, 25,000 तक आपको क्या कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। आपको कोई टैक्स पेमेंट नहीं करनी होगी। वो हमारे पास ओल्ड रिजीम में वो 12,500 थी, यहाँ पर हमारे पास में 25,000 है। तो हमारे पास ये बेनिफिट अवेलेबल है। इसीलिए मार्केट में ये सेंटेंस बहुत पॉपुलर होते हैं कि अरे 7 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं पे करना। याद रखिए ये रिबेट है, रिबेट कभी भी विड्रॉ हो जाएगी, और एक बार अगर ये विड्रॉ हुई या कम हो गई ना, तो कोई भी अपनी इनकम 6.5 लाख जो दिखाते हैं या 6,80,000 अपनी आईटीआर भर देते हैं, वो रिवर्स नहीं आ सकते। इनकम क्योंकि हमेशा बढ़ती है और बहुत रेयर केस में कम होती है। तो यहाँ पर ही यही वाला जो रिबेट वाला केस है, यहाँ पर ही अभी जो नई अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट में, वो यही थी कि भाई रिबेट जो था वो उन्होंने 25,000 की जगह 60,000 कर दिया है। इसीलिए वो बोलते हैं कि 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। ठीक है? यस मैम। ओके, तो जो हमारे पास जो रिबेट है यही वाला उन्होंने पोर्शन हटा के क्या कर दिया है, इसी को उन्होंने 60,000 कर दिया है बस। तो इसी बोल रहे हैं कि हमारी अगर 12 लाख तक की इनकम है तो उस पर हमको रिबेट मिल जाएगी 60,000 की टैक्स पेबल पे। जो टैक्स पेबल हमारा 60,000 तक का तो माफ कर दिया गवर्नमेंट ने। तो भाई क्या करेंगे आप सब लोग, सभी लोग नॉर्मल मार्केट में कल्चर आ जाएगा कि वो अपनी इनकम जो करेंगे वो 11,80,000 दिखाने लगेंगे। ऐसे ही होता है बिल्कुल, जहां पर टैक्स पेमेंट करने की बारी आती है उससे थोड़ा सा कम लोग दिखाने लगते हैं। ये जनरल कल्चर है जब हमारे पास सैलरी की इनकम नहीं है या फिर हमारे पास में हमारे बैंक अकाउंट में हमारी इनकम ट्रांसफर नहीं होती है और कैश में ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं तब। लेकिन जब हमारे पास सैलरी इनकम होती है तब हमारे लिए ये सब चीजें कोई काम की नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर मैं रोक देती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी जब हमने स्लैब रेट देख ली, 5 मिनट तो लेते हैं पहले थोड़ा सा। अभी जब आपने स्लैब रेट देख लिए, ठीक है, आपने साथ में देख लिया कि आपको सरचार्ज कब पे करना पड़ता है, आपको एग्जेम्पशन कब मिलती है, मतलब रिबेट से आपको रिलीफ कब मिलता है, आपने ये देख लिया। ठीक है, अब हमको पहले से ऑलरेडी पता है, आप प्रीवियस क्लास में सुन चुके हैं कि हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। 5 हेड्स ऑफ इनकम में सबसे ऊपर है सैलरी, फिर है हाउस प्रॉपर्टी, फिर है कैपिटल गेन, फिर है बिजनेस एंड प्रोफेशन, और उसके बाद में जो इन चारों में नहीं आता है उसको हम ले लेते हैं अदर सोर्सेस में। तो सबसे पहला हमारे पास है सैलरी। बेटा जब भी सैलरी की पेमेंट आती है हमारे पास में, हमारे बैंक अकाउंट में हर महीने जो क्रेडिट होती है, अगर वो सैलरी की इनकम हमारी, मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले मैडम ने मेरे से पूछा था किसी ने कि 2,50,000 तक के ऊपर, मतलब 20,000 से पेमेंट ऊपर जा रही है और उनकी सैलरी की इनकम है तो क्या टीडीएस कटेगा। मैंने बोला था स्लैब रेट के हिसाब से उसकी पेमेंट करनी होती है। स्लैब रेट के हिसाब से ही सैलरी पे टैक्स बनता है। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होता है तभी सैलरी की इनकम होती है। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रहे हैं बेटा क्योंकि जब आपको आपका एम्प्लॉयर सैलरी देता है ना, तब आपको एक फॉर्म रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्म 16। हम उसका डेमो देख लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या लिखा होता है, उसमें आपकी सारी डिटेल लिखी होती है कि आपकी बेसिक पे क्या है, आपके साथ में आपको कौन से अलाउंसेस मिल रहे हैं, कौन से प्रोपोजल्स मिल रहे हैं, कौन से आपको कंपनी की तरफ से बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इन सब की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, इन सब की ये इंपॉर्टेंस है जो आपका फॉर्म 16 होता है ना, फॉर्म 16 होता है वो आपका 2 पार्ट में होता है। जो आपको एम्प्लॉयर ही इशू करता है उसमें आपकी डिटेल लिखी होती है कि आपको एचआरए कितना मिल रहा है, ठीक है, आपको प्रपोजल्स कितने मिल रहे हैं। इन सब की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जब आप कोई लोन लेने के लिए जाते हैं तब आपको इसका फॉर्म 16 का बेनिफिट मिलता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि आपको आपकी कंपनी कौन कौन से बेनिफिट कितने अमाउंट पर दे रही है, उससे आपकी क्रेडिबिलिटी डेवलप होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पास में एक थोड़ा सा डेमो ले लेते हैं फॉर्म 16 का। तो देख पा रहे हैं मैंने आपके साथ फॉर्म 16 की कॉपी शेयर की है। हाँ जी, फॉर्म 16 देख रहे हैं। देखिए बेटा फॉर्म 16 मैंने आपको बोला आपका एम्प्लॉयर जो है आप जब भी आपको पेमेंट मिलेगी फॉर्म 16 आपको इश्यू होगा। फॉर्म 16 हमेशा क्या होता है, वो मार्च के बाद आपको अवेलेबल करवाते हैं। फॉर्म 16 मैंने बताया 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट तो आप इनकम टैक्स पोर्टल से अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पूरा फॉर्म 16 आपको आपका इनकम टैक्स पोर्टल प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो आपका एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करता है, जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं। क्या डिटेल दी होती है, जैसे आप कौन है, कहाँ रहते हैं। हेलो, हाँ जी हाँ जी मैम ये टीडीएस कब पे करते हैं मंथ में?
बेटा टीडीएस की होती है जिस भी मंथ में हमने डिडक्ट किया है उसके अगले महीने 7 तारीख से पहले आपको पेमेंट करनी होती है। 7th ऑफ द टीडीएस और इनकम टैक्स दोनों का, क्या और इनकम टैक्स का मैम क्या डेट रहता है? इनकम टैक्स का बेटा होता है जब आपका 31 मार्च तक मतलब पूरा साल जब निकल जाएगा ना 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को खत्म होने के बाद में इनकम टैक्स पोर्टल पे अपने आप फॉर्म्स आ जाते हैं और आपको 31 जुलाई तक नॉन ऑडिट वाले और सितंबर तक ऑडिट वाले लोगों को अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है और टैक्स पेमेंट करना होता है। ऑल्दो इसके साथ में आपको एडवांस टैक्स हर क्वार्टरली पे करने होते हैं। टीडीएस हर पेमेंट पे आपका डिडक्ट होता है, वो एक अलग पार्ट है। और अगर आपका पेमेंट नहीं होगा तो उस पे आपके इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट होते हैं जिसकी आपको पेमेंट करनी पड़ती है, एडवांस टैक्स पे भी टीडीएस पे भी। कौन पूछ रहा था मेरे से? आपको क्लियर हो मैम? यस मैम। ओके, हाँ जी, हम तो बात कर रहे थे ई फॉर्म 16 की बात कर रहे थे। यहाँ पर आपके पास में क्या डिटेल आई है बेटा, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉयर की डिटेल दी हुई है कि भाई ये हमारा एम्प्लॉयर है, उसकी डिटेल दी हुई है। एम्प्लॉई है उसकी डिटेल दे दी गई है। हमारे पास पैन नंबर अवेलेबल है, हमारे पास पैन नंबर अवेलेबल है। पैन नंबर क्या होता है मैम? हाँ बेटा आप सब लोगों को पता है कि जिसकी जो जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है ना जिससे आप अपने फोन से बात कर सकते हैं, वैसे ही आपका पैन नंबर होता है जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। वो आपका पर्सनली आपका हर इंडिविजुअल का हर एंटिटी का एक पर्सनल अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिसको हम पैन नंबर कहते हैं। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको इश्यू होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमारे एसएससी जो है उनका आपके सामने पैन नंबर अवेलेबल है। पैन नंबर क्या होता है मैम? पैन नंबर बेटा जो एंटिटी आपका टीडीएस डिडक्ट करती है, जब वो टीडीएस डिडक्ट करती है तो आपका क्या करती है, वो आपका जो उसने टैक्स डिडक्ट किया है उसको वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करती है, तभी तो आप उसका क्रेडिट ले पाएंगे ना। तो क्या होता है उसके लिए टैक्स डिडक्ट करने के लिए उसकी अथराइजेशन के लिए उसको एक नंबर इशू करवाना होता है, तो वो कहलाता है बेटा टेन नंबर। पेन नंबर जीएसटी दोनों अलग है क्या? हाँ बेटा टेन नंबर अलग है, पेन नंबर अलग है, जीएसटी नंबर अलग है। अच्छा ठीक है, पेन नंबर क्या मैंने बोला आपको, जैसे आपका मोबाइल नंबर है इंडिविजुअली वैसे ही आपका पेन नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड है। 150 मतलब 110 120 रुपए में आपको इशू हो जाता है। आपने अपना सिर्फ बेसिक डिटेल लेनी होती है। सबसे पहले लेना होता है आपको पेन नंबर। पेन नंबर की बेसिस पर ही आप अपना टेन नंबर इशू करवाते हैं, उसके बेसिस पर ही आपका क्या इशू होता है, जीएसटी नंबर होता है। तो टेन नंबर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, भले वो सर्विस में है चाहे वो बिजनेस में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका जीएसटी नंबर है वो आपका बेटा 15 डिजिट का कोड होता है, उसमें पेन नंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। 10 नंबर का उससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, 10 नंबर आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो ये पेपर ना डिजिटली साइंड है, इस वजह से इसमें एडिटिंग नहीं हो रही है, थोड़ा सा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको, एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल अपने एजुकेशन पर्पस के लिए इसे देख सकते हैं। क्लास के बाद आप लोगों को ये सारे पेपर्स जो भी हमने अपनी डिस्कस किया है, न्यू रिजीम, रिबेट्स, ये आपके पास जो फॉर्म दिख रहा है आपको फॉर्म 16, ये सब आपके पास में नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है मैम, जैसे टीडीएस पे करते हैं तो इसके लिए फॉर्म नंबर कौन सा रहता है? बेटा फॉर्म नंबर से जब आप पेमेंट करते हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास वही फॉर्म होता है जो इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए होता है और जो अपने इनकम टैक्स पोर्टल से ही कर सकते हो। ओके मैम। सेम है, सेम, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ उसमें चेंजेस इतना होता है कि आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट आपने फाइल करना होता है कि जो टीडीएस पे किया है ना, तो आपको क्वार्टरली एक महीने में क्वार्टर एंड होने के बाद। मैम ये फॉर्म 16 कौन इशू करता है ना? फॉर्म 16 जो है बेटा आपका एम्प्लॉयर इशू करता है। वो आपका जैसे ही आपका साल खत्म होता है 31 मार्च में, जुलाई से पहले आपको इशू हो जाता है क्योंकि जुलाई में रिटर्न भरनी होती है। हम आगे देख रहे हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्म 16 का पार्ट बी है जिसमें उसमें लिखा हुआ है सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 203 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिडक्टेड एट सोर्स। ये यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, पेड ऑन सैलरी पेड टू द एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट हो रहा है यहाँ पर। और फॉर्म 16 उसको इशू हुआ है, हमारे एम्प्लॉयर का नाम अमीश कुमार अग्रवाल है, उनका एड्रेस लिखा हुआ है, किसने डिडक्ट किया है उसका नाम लिखा हुआ है, सैविक इनोवेटिव प्लास्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसकी कंपनी की डिटेल लिखी हुई है, उनका पैन नंबर, जो पैन नंबर ऑफ डिडक्टर, कंपनी का पैन और कंपनी का टैन लिखा हुआ है, जो एम्प्लॉयर जिसका टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है उसका भी टैन नंबर लिखा हुआ है। नीचे फिर उसके बाद दिया है कि कौन से साल का आप डिडक्ट कर रहे हैं। हमको असेसमेंट और प्रीवियस ईयर
दोनों प्रीवियस क्लास में हम सीख चुके हैं। तो हमारे पास में जिस भी लोकेशन के हिसाब से CIT हमको अलॉट किया जाता है, मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स किसका नेक्सस आएगा इस पेमेंट पर, उसकी डिटेल दी हुई है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रूम नंबर 201 सेकंड बिल्डिंग नवजीवन ट्रस्ट बिल्डिंग, ये पूरा जो उनका एड्रेस लिखा हुआ है, मतलब कौन से कमिश्नर का एक्सेस है इस पर। असेसमेंट ईयर, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयर ये दिया हुआ है कि कौन से साल का उन्होंने डिडक्ट किया है TDS। नीचे दिया हुआ है भाई कि यहाँ पर देखिए वेदर डिटेल्स ऑफ सैलरी पेड एंड अदर इनकम एंड टैक्स डिडक्टेड, मतलब वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC। बेटा इन्होंने न्यू रिजीम में अपना टैक्स पेमेंट करने के लिए अपने एम्प्लॉयर से बोला होगा, उसी हिसाब से TDS डिडक्ट किया गया है। स्लैब के साथ में TDS डिडक्ट किया है सैविक इनोवेटिव ने, किसका, अमीश अग्रवाल का, जब उनकी पेमेंट दी गई। हमारे क्लाइंट की जो सैलरी है वो ग्रॉस सैलरी दी गई है, उसकी डिटेल फर्स्ट पोर्शन में जिसमें दिया हुआ सैलरी उनकी है 1 CR 5,45,504 ऐसी उनकी सैलरी है। ये आपके लिए अभी रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि हम पहले, मैं आपको सिर्फ फॉर्म इसलिए दिखा रही हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा समझ पाएं कि हम अगली क्लास में या इस क्लास में कंटिन्यू क्लास में क्या पढ़ेंगे। पहले आपको सैलरी कंप्यूट करनी आनी चाहिए कि किसी की सैलरी की कंप्यूटेशन कैसे होगी, तभी तो आप उस पर टैक्स पेमेंट कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है कि वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC ग्रॉस सैलरी कौन से प्रोविजन में कितने कौन से परपोजेट्स लग रहे हैं। साथ में उन्होंने बताया कि हमारी टोटल इनकम लग गई, ठीक है, एक मिनट 1,05,45,004 उनका टोटल अमाउंट है। उसके साथ में उनको अलाउंसेस कुछ भी नहीं मिल रहे हैं, उनको लीव ट्रैवल कंसेशन या फिर डेथ का रिटायरमेंट ग्रेचुइटी कंप्यूटेशन, उनकी कोई पेंशन है क्या, लीव सैलरी, इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो क्या मैम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीजें मिलती हैं और भरी जाती हैं? बिल्कुल भरी जाती हैं। यही तो फॉर्म 16 कहता है कि आपको आपका एम्प्लॉयर क्या क्या चीजें दे रहा है, जो भी वो आपको जिस भी नाम से आपकी पेमेंट करेगा उसकी डिटेल जो होती है वो फॉर्म 16 में जाती है। वो एक तरीके से आपके बच्चे की स्कूल फीस आप भरते होंगे तो उसमें देखा होगा आपने ट्यूशन फीस और ये सारे करिकुलर एक्टिविटीज के अलग से पैसे हैं, ये उसको बुक्स अलॉट हुई हैं उसके पैसे हैं, ये यूनिफॉर्म में टाई लगा दी है उसको उन्होंने बैच लगा दिया उसके पैसे हैं। फिर आपको टोटल दे देंगे कि हाँ ठीक है महीने की 7,000 की आपकी 7,000 का आपको पेमेंट करना है। ऐसे ही बहुत सारी चीजों को एड ऑन किया जाता है, ये उसकी डिटेल है। इस डिटेल को हम अगली क्लास में सीखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि भाई आपकी सैलरी के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, उनको अलाउंसेस और परपोजेट्स कहते हैं, ठीक है। उनकी हम एक लिस्ट सीखेंगे, समझेंगे कि कहां पर हमको एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस अवेलेबल हैं, जिनके बेनिफिट्स लेकर आप ज्यादा से ज्यादा अपना टैक्स बचा सकते हैं और कम से कम क्या कर सकते हैं, खुद से अपना फॉर्म 16 से अपनी रिटर्न ITR फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये डिटेल दी हुई है। और यहाँ पर आते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम पे, जो हम बात कर रहे थे। ये बेटा ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में आपको क्या मिलती है, आपको डिडक्शन मिलती है। उस डिडक्शन जो भी आपका अमाउंट होगा ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करने के बाद में हमारी आती है नेट टैक्सेबल इनकम, जो कि हमारे पास में हमारे SSC की आ रही है। टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम ये आ रही है उनकी 1,03,04,504, ये उनकी टैक्सेबल इनकम है। इस पर उनका टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है। बेटा आपका काम होगा, आज का ये होमवर्क है कि आपको क्या करना है, जो आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है आपके क्लाइंट की, जो आपके सामने आपका डमी क्लाइंट है, आपको उसकी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है और आपको उससे मैच करना है। आप सही मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। साथ में ये एजुकेशन सेस और सरचार्ज लगा हुआ है। उनका टोटल टैक्स पेबल ये आ गया 34,73,006 रुपीज, जिसको बाद में हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ टू 10 कर देंगे। और ये हमारे पास में इनको वेरीफाई कर दिया गया है कि भाई इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर दिया है कि ये मैनेजर ने ही इनका TDS डिडक्ट किया है, जिनका नाम मानसी सबनानी है, कहाँ से है, प्लेस बड़ौदा में, और उन्होंने अपने डिजिटल सिग्नेचर कर दिए होंगे और ये फॉर्म उनको इश्यू कर दिया है। तो हमको क्या करना है, आज अपने पास में होमवर्क में इसको एक बार रीड कर लेना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। जो आपके पास टैक्स कैलकुलेशन के लिए आपको मैंने स्लैब रेट दिए हैं वो, फिर उसके बाद में हम सैलरी की कंप्यूटेशन सीखेंगे, ठीक है। यस सर, ठीक है। चलिए तो अब हम करते हैं सैलरी का, हम सैलरी टॉपिक तो हम स्टार्ट कर ही लेते हैं। उसके बाद में जिससे कि क्या होगा, इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए मैं आपके साथ में सिर्फ एक फॉर्म 16 की कॉपी शेयर कर दूंगी मैं, जो आपके साथ मैंने थोड़े से डिस्कस कर लिए। आपके लिए इजी रहेगा कि आपके पास स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए कि हम ये क्यों सीख रहे हैं, इससे हमको क्या फायदा होगा। मैम ये 10 नंबर लेना किसके लिए मैंडेटरी होता है? ये सबके लिए जरूरी होता है?
एक पेन नंबर ऐसा है कि 2,50,000 से ऊपर आपकी इनकम है तब तो आपके लिए कंपलसरी है। लेकिन अब कुछ कारणों से आपके लिए और भी जरूरी हो गया है, जैसे कि आप बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपके पास पैन नंबर होना चाहिए पहले, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप अपने आधार और पैन को ज्वाइंट कीजिए, सुना होगा मैम आपने। ये पेन नंबर और टेन नंबर कैसे इशू करवाते हैं मैम? पैन नंबर छोड़िए, अभी हम पैन नंबर पर फोकस करते हैं। पैन नंबर आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और पैन नंबर को अलग कर रही हूँ आपके लिए, क्योंकि पैन नंबर उन लोगों को शो कराना होता है जिनको पेमेंट्स करनी होती है और वो ऑडिट में आ गए हैं, ठीक है, जिनका टर्नओवर जो है वो सर्विस फॉर्म के केस में 50 लाख से ऊपर। और पैन नंबर कैसे कर? पैन नंबर को इसलिए रखते हैं कि जिसका टर्नओवर जो है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं है, उसका टर्नओवर जो है वो 1 CR से ऊपर जाता है, तो वो 10 नंबर इशू करवाता है, अदरवाइज लोग नहीं करवाते। क्योंकि अगर आप 10 नंबर इशू करवाएंगे तो आपको क्या करना होता है, हमेशा आपको टीडीएस की पेमेंट करनी पड़ेगी, क्वार्टरली आपको टीडीएस का स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, तो बहुत सारा क्या हो जाती है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो हम जब तभी करवाते हैं जब हमारा केस जो है वो ऑडिट में आया हुआ है, नहीं तो नहीं करवाते हैं। पैन नंबर ये सर पैन नंबर। बोलिए। मैम पैन नंबर का पूछ रहा था, आप बताइए। पैन नंबर तो आपके लिए इजी है ना भाई, कि पैन नंबर आप इनकम टैक्स पोर्टल पे खुद जाके आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके मैम। ओके, कोई मेरे से पूछ रहा है 10 नंबर से टू टीडीएस रिटर्न फाइलिंग भी होती है जी। 10 नंबर, मेरे 10 नंबर से ही तो अपनी टीडीएस रिटर्न कर पाएंगे ना, होती वो ट्रेसेस से है। अगर हम इनकम टैक्स की जो आपके लिए रिलेवेंट वेबसाइट्स है ना उनके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम देख रहे हैं हमारी आ जाती है हमारा पहला टॉपिक जो है, अभी तक हमने सिर्फ बेसिक सीखा कि इनकम टैक्स क्या होता है, कितने कौन सा फाइनेंशियल ईयर होता है, कौन असेसमेंट ईयर होता है, कब आपके कौन से स्लैब रेट एप्लीकेबल होते हैं, ओल्ड रिजीम क्या होती है, न्यू रिजीम क्या होती है, दोनों में एप्लीकेबल टैक्स रेट्स क्या है, सरचार्ज क्या होता है, कब एप्लीकेबल होता है। उसके साथ में हमने सीखा कि रिबेट्स क्या है, कितना आपको बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है। ओल्ड रिजीम में आपको 12,500 दे रही है, न्यू रिजीम में आपको वही 25,000 दे रही है, जो कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारे लिए क्या होगी, 60,000 बढ़ के हो जाएगी, जो अभी हमारे पास अनाउंस हुई थी। लेकिन अभी हमारे पास जो है वो यही डेटा है और हमने आपको ये सारी चीजें अभी बता दी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। जब आपकी सैलरी से इनकम आती है तो उसमें क्या ऐड होता है, क्या डिडक्ट होता है, और टोटल आप सैलरी की इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, फॉर्म 16 और फॉर्म 16A क्या होते हैं। साथ में आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जब आपकी सैलरी की इनकम 50 लाख तक है, अगर एनुअल इनकम, तो आप ITR 1 भरेंगे। लेकिन अगर आपकी सैलरी की इनकम 50 लाख से ऊपर हो जाती है तो आप ITR 2 भरेंगे। मैम तो क्या हमको ये फॉर्म जो 16 मिला है वो हमको ITR में भरना होता है, इसलिए आप इतना सब कुछ बता रहे हो? हाँ, जो आपका एम्प्लॉयर आपको इशू करता है वो सारी डिटेल्स आपको अपनी ITR में भरनी होती हैं। जब आप अपनी ITR में भरते हैं उसके बाद में उसको क्या कर देते हैं, हम वेरीफाई कर देते हैं और अपनी ITR भर लेते हैं। यहाँ पर क्या कुछ आपको इसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे अगर आप किसी से कंसल्टेंसी लेते हो? बिल्कुल लेते हैं। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपकी इनकम जो है वो आप 10 लाख से ज्यादा साल का कमाते हैं, आप प्लीज किसी से कंसल्टेंसी लीजिए, मेरे से नहीं, ठीक है, मेरे से नहीं, किसी से भी कंसल्टेंसी लीजिए। जो भी आपके पास एडवोकेट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट अवेलेबल हैं, आप उनसे कंसल्टेंसी लेंगे, आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, डिडक्शंस की आपको जो नॉलेज नहीं होती है वो अवेलेबल होती है। हमारी ये एजुकेशनल क्लास है, इसमें हम लगभग 90% चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आपके साथ एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, आफ्टर क्लास ही आपको मिल जाएगी। ये बहुत बेसिक सी चीज है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको देखनी है सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी, उसमें आपको ऐड करना है जो भी आपको अलाउंसेस मिली हैं, फिर उसके बाद आपको ऐड करना है आपको जो भी परक्विजिट्स मिले हैं। मैम अलाउंसेस और परक्विजिट्स क्या होते हैं? बेटा ये बेनिफिट्स होते हैं जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। जैसे वो बोलेगा कि हाँ ठीक है, आप एक टारगेट अचीव कीजिए और आपको मलेशिया का ट्रिप मिलेगा, फैमिली के साथ घूमने जाइए, ठीक है। तो ये जैसे आपने देखा होगा कि सेल्स पर्सन को टारगेट दिए जाते हैं। आपको बहुत ज्यादा बैंक से फोन आते होंगे कि आप बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, क्योंकि उनके एम्प्लॉयर जो है वो टारगेट देते हैं, जिसको अचीव करने के लिए वो कंटिन्यूअसली कॉल करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सर्टेन टारगेट अचीव करने पर उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ये बेनिफिट्स क्या
आपकी इनकम है और सैलरी का पार्ट है। हाँ, ये आपकी सैलरी का पार्ट है और ये आपके अलाउंसेस और कॉर्पोरेट्स में आते हैं। ये हम बेस होते हैं। अगर आपको मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है तो वो अलाउंसेस में आता है। अगर आपको ऐसे बेनिफिट दिए जाते हैं जैसे आपके लिए आपने देखा होगा कई कंपनी जो है वो आपको एक फ्री घर देती हैं, साथ में आपको मोबाइल फोन देती हैं, साथ में आपके लिए एक कुक देती है, एक ड्राइवर देती हैं। तो इन सब के जो एक्सपेंसेस होते हैं क्या ये भी टैक्सेबल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस जो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए उठा रहा है वो फ्री में नहीं उठा रहा है, आप उसके उतने काम के वो इसलिए उठा रहा है। इनको परकोजेट्स कहते हैं और ये हमारी सैलरी का पार्ट होते हैं, इनको भी आपको ऐड करना होता है। उसके बाद में प्रॉफिट्स एंड यूज सैलरी जब हम होटल पे जाएंगे उसके बारे में मैं आपको तब बताऊंगी। उसके बाद हमारी ये सारी चीजें ऐड होने के बाद में हमारे पास आ जाती है ग्रॉस सैलरी। मैम क्या इसको डिटेल में नहीं बताओगे? बताऊंगी। हमारी क्लास अभी खत्म होने वाली है तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि आप सैलरी की क्लास में क्या पढ़ेंगे। हमारी एक ही क्लास होगी सैलरी पूरे टॉपिक की डिटेल में और उसके बाद में हम पोर्टल पे आ जाएंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी जो आईटीआर भर्ती है वो पहले भर्ती थी आज से 5-7 साल पहले कि आपकी सिर्फ अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर की इनकम है तो आपको आईटीआर भरनी कंपलसरी है। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि अगर आपका जो 10,000 से ऊपर बिजली का बिल आता है तब भी आपको आईटीआर भरना जरूरी है। अगर आपने फॉरेन ट्रैवल 2 लाख से ऊपर का एक साल में किया है तब भी आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। तो अब हमारे पास एन नंबर ऑफ रीजंस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे लिए कंपलसरी बना देती है कि आपको आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। अब सिर्फ हाँ जी बोलिए। मैम ये जैसे टीडीएस और इनकम टैक्स ये एचआर भरता है या अकाउंटेंट भरता है? बेटा टीडीएस जो है जो आपको पेमेंट करते हैं वो आपका टीडीएस डिडक्ट करते हैं। जो टीडीएस की पेमेंट होती है वो आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड भरते हैं या फिर एक लीजिए जो फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं वो भरते हैं। फाइनेंस में जो ऑफिसर होता है वो भरता है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे इनकम फ्रॉम सैलरी की। तो बेटा ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में सीधा एक फॉर्मेट दे रखा है जो आपको क्या करना है 2-3 बार इसको पढ़ लेना है। उसके बाद में हमारे पास डिडक्शन अवेलेबल है। आपकी जो भी सैलरी होगी टोटल सैलरी आफ्टर एडिंग ऑल अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स आपको कुछ डिडक्शंस मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको हमेशा 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है जिसमें ऐसा होता है कि अगर आपकी जो एनुअल सैलरी मान लेते हैं कि 10 लाख रुपीस पर मंथ है पर ईयर है तो 50,000 पर गवर्नमेंट खुद से टैक्स नहीं लेती, बोलती है चलो इतना तो माफ कर देते हैं। 50,000 तक की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो टेक्निकली क्या होता है कि जो भी आपकी एनुअल सैलरी की इनकम होगी उसमें से 50,000 तो आपको वैसे ही बेनिफिट मिल जाता है जिस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स है। बेटा ये हमारे पास जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलता है। बाकी तो मैक्सिमम 5,000 तक का बेनिफिट है जो हम अगली क्लास में देखेंगे। इसके बाद हमारी इन सबको हम टोटल कर लेते हैं सैलरी में डिडक्शन लेस करने के बाद तो हमारे पास आता है इनकम फ्रॉम सैलरी जिस पर हमने अभी अपने पास फॉर्म 16 में देखा था। ठीक है, अगली क्लास में हम पूरा ये टॉपिक जो फॉर्मेट आपको जो मैंने बिल्कुल ऐसे बेसिक हेलीकॉप्टर व्यू दे दिया है कि भाई ऐसा ऐसा होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में हम इनकम टैक्स पोर्टल पे अपने पास शेड्यूल्स को देखेंगे। जब हम आईटीआर 1 और 2 भरना सीखेंगे तो उसमें आपको फॉर्म 16 से देख के डेटा भरना आना चाहिए। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप खुद से भी अगर भरते हैं, खुद से अपनी नॉमिनल सैलरी भर देते हैं कि ठीक है अपनी मैं आईटीआर फाइल करना चाहता हूँ और खुद से अपनी इनकम बताना चाहता हूँ तो उसके लिए भी हम कुछ डेटा एनालाइज करके क्या करेंगे आईटीआर कंप्यूटेशन बनाना सीखेंगे और फिर उसके बाद आईटीआर फाइल करना सीखेंगे। आज के लिए हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। किसी को कोई डाउट है आज के सेशन के हिसाब से, आज के सेशन से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आपके सामने। मैम आज तक का आपने जो भी पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आया मैम, इन सिंगल वे एक बार में समझ में आया। ओके, एनीवन एल्स? चलिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Okay. Thank you. ओके, Thank you. Good night.